कि अब रोहित शर्मा अलविदा कह सकते हैं। जो विश्व कप जिताएगा आपको, उसके साथ बीसीसीआई अध्यक्ष से लेकर आईसीसी के अध्यक्ष तक मंदिर मंदिर घूमेंगे और उसके बाद जब अगली टीम घोषित होगी तो वो टीम में नहीं होगा। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात कर ले, वहाँ यही कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर है संन्यास लेने में। वो अपनी कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी जिताता है और उसके जीतने के बाद उसको कप्तानी से हटा दिया जाता है। कि देखिए बीसीसीआई ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, ना रोहित शर्मा ने इस पर कहा है, मगर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जो तीसरा वो मैच खेलेंगे उसके बाद वो संन्यास ले सकते हैं। वहीं उसी मैनेजमेंट से निकले हुए लोगों की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि दोनों में बातचीत नहीं है, मतलब कोच और टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी के बीच में बातचीत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। न्यूज़ रूम से इस वक्त मौजूद हैं मेरे सहयोगी जयदेव मेरे साथ। खबरें आपने देख ली होंगी, इस तरीके कयास लगाए जा रहे हैं कई मीडिया रिपोर्ट्स में कि अब रोहित शर्मा क्या संन्यास लेने वाले हैं, और अगर रोहित शर्मा के संन्यास लेंगे तो क्या अब ये जो मैच होने वाला है इस पर सबकी नज़रें और ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि अब तक ना बीसीसीआई ने आधिकारिक तौर पर कहा है, ना रोहित शर्मा ने कुछ कहा है, मगर ऐसी खबरें पूरे मार्केट में चल रही है, ऐसी खबरें हर जगह चल रही हैं कि अब रोहित शर्मा अलविदा कह सकते हैं। जयदेव जी, कितनी बड़ी खबर, पहले तो दर्शकों को ये बता दीजिए, और क्या सच में ऐसा कुछ होने वाला है? देखिए, अब तो हर मैच के बाद क्या कुछ होने वाला है कोई नहीं बता पा रहा है। ठीक, किसी को ये नहीं पता था कि ये खिलाड़ी जो विश्व कप जिताएगा आपको, उसके साथ बीसीसीआई अध्यक्ष से लेकर आईसीसी के अध्यक्ष तक मंदिर मंदिर घूमेंगे और उसके बाद जब अगली टीम घोषित होगी तो वो टीम में नहीं होगा। किसी को नहीं पता था कि एक खिलाड़ी जो लगातार 3 मैच में आपको जिताता है और वर्ल्ड कप विजेता बनाता है, वो 3 पारियां खेलेगा 12 गेंदों के बाद, उसका करियर आगे चलेगा कि नहीं चलेगा ये भी तय नहीं रह पाएगा और वो टीम से ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो यहाँ तो कम से कम इतना खुश हो सकते हैं कि एक खिलाड़ी जिसने आपको वर्ल्ड चैंपियन बनाया, एक खिलाड़ी जिसने आपको आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी दिलाई, उसको आप एक मैच पहले जान पा रहे हैं कि शायद वो अगला जो मैच है उसका वो आखिरी मैच है। इतना सा खुश हो लीजिए। इसके अलावा इस पूरी कहानी में अगर आप देखेंगे तो कहानी वहीं से शुरू हो जाती है कि पिछले जो 1-2 साल से जो नया कल्चर शुरू हुआ है, नई मैनेजमेंट, नई टीम इंडिया जो बनी है, उसमें होता है कि एक खिलाड़ी जिसने कि करीब 11-12 हज़ार रन बनाए हुए हैं, जिसको कि बड़ी बड़ी सेंचुरीज वनडे में लगाने का मास्टर माना जाता है, ये माना जाता है कि वाइट बॉल क्रिकेट के सबसे बड़े खिलाड़ियों में, टेस्ट में हो सकता है वो ख़राब रहे हो, कम उतना बड़ा नाम नहीं बन पाए, उतना अच्छा करियर नहीं रहा, लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट के सबसे बड़े खिलाड़ियों में जो शुमार हुआ, वो अपनी कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी जिताता है और उसके जीतने के बाद उसको कप्तानी से हटा दिया जाता है। हम फ्यूचर देख रहे हैं। एक खिलाड़ी जो कि उसको अचानक से 30 साल की उम्र के बाद वो टीम में आता है, अचानक से उसको कप्तानी मिलती है और वो कप्तान बनता है तो कभी टीम कोई सीरीज हारती ही नहीं है, और उसके बाद वो वर्ल्ड चैंपियन भी बनता है। वर्ल्ड चैंपियन बनते ही उसे टीम से भी हटा दिया जाता है और कप्तानी से भी हटा दिया जाता है। तो अब ये इस तरह की चीज़ें बहुत सरप्राइज़ नहीं करती हैं, और वो सरप्राइज़ बहुत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछले अगर आप देखिए तो करीब 10-12 महीनों से ये चल रहा है कि कैसे 2 खिलाड़ियों को मिसफिट घोषित कर दिया जाए इस 11 में, और वो इस सीरीज़ में हो गया उस हिसाब का काम कि वो एक खिलाड़ी थोड़ा संघर्ष करता हुआ दिखाई दिया, और 2 मैचों के बाद हमें दिखाई दे रहा है कि आप मिसफिट हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब देखिए, जब रोहित शर्मा की बात होती है, आपने अभी आईसीसी की बात की, तो जयशाह की बात होती है, तो जब जयशाह की बात होती है तब मुझे वो इंटरव्यू याद आता है, वो मुझे सीन याद आता है जब जयशाह ने कहा था कि मैं आपको अपना कप्तान ही कहूँगा क्योंकि हम एक साथ कई ट्रॉफीज़ लेके आए हैं। उसके बाद जिस तरीके से अभी आपने बताया कि नई टीम इंडिया को लेकर जो कुछ भी चल रहा है, कि नई टीम इंडिया में ये फोकस किया जा रहा है कि ऑलराउंडर्स को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए और जितने भी हो ऑलराउंडर्स को ज़्यादा खिलवा दिया जाए ताकि हमारे पास बैटिंग ऑर्डर लंबा रहे। हालांकि अगर ये सोच के चल रहे हैं, अगर ये कोशिश की जा रही है इस चीज़ को प्रैक्टिस में लाने की, परफॉर्मेंस बढ़ाने की, तो ऐसा कुछ तो हुआ है नहीं। आयरलैंड की टीम हमने देखी, आयरलैंड वाले मैचेस लगातार ड्रॉप होते जाए, उसके बाद जो सीरीज़ हुई उसमें भी हम लगातार हारे। तो क्या जो ये चीज़ ट्राई की जा रही है, क्या ये ऐसा हो भी पा रहा है? और रोहित शर्मा को लेकर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया बहुत दिग्गज खिलाड़ी हैं और उन्होंने टीम को उस मुकाम तक पहुंचाया था जब उनसे वैसी उम्मीदें नहीं की जा रही थी जब वो कैप्टन बने थे। देखिए, आप जो देख रहे हैं कि अच्छी बात है कि आप ऑलराउंडर
बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप जिस स्ट्रक्चर से सबसे ज़्यादा खिलाड़ी चुन रहे हैं वहाँ तो ऑलराउंडर की हत्या करने की कोशिश होती है। आपके सबसे ज़्यादा खिलाड़ी कहाँ से चुने जा रहे हैं? आपके सबसे ज़्यादा खिलाड़ी चुने जा रहे हैं आईपीएल से। और आईपीएल में क्या हो रहा है, हमने एक ऐसा रूल लगाया हुआ है जहाँ पर कि मैक्सिमम बैट्समैन खेले, पिचें हम ऐसी बनाते हैं कि बॉलर के लिए करने को कुछ नहीं हो, और जो ऑलराउंडर्स हो उनके लिए कोई जगह ही नहीं हो कि ऑलराउंडर्स या तो एज अ बैट्समैन पूरा टूर्नामेंट खेलता है या तो एज अ बॉलर पूरा टूर्नामेंट खेलता है। वॉशिंगटन सुंदर पूरे आईपीएल में आपको बॉलिंग करते दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। लेकिन जब इंडिया में सेलेक्ट होते हैं तो उनको हम ऑलराउंडर बनाते हैं। ठीक, उसके बाद अक्षर पटेल कप्तान है, लेकिन बहुत कम मैच आपने पूरे आईपीएल में देखा हो जब उन्होंने पूरे 4 ओवर फेंके हों। बैटिंग में वो वहाँ पर कभी 5 आते हैं, कभी 7 भी आते हैं। चलिए वहाँ मान लेते हैं हम। एक अगर इस सीज़न को छोड़ दें तो नीतीश रेड्डी पिछले कितने सीजन से, जब से इम्पैक्ट रूल आया है, आपको आईपीएल में बॉलिंग करते दिखे थे? इस सीज़न में फिर भी थोड़ी बहुत बॉलिंग उन्होंने की, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया। तो जब आप अपने जिसको सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आपने बना लिया है सिलेक्शन का, वहाँ पर ही ऑलराउंडर्स के लिए है ही नहीं स्कोप, तो आप ऑलराउंडर्स लेके कहाँ से आ रहे हो? और जिनको लेके आके बनाने की कोशिश कर रहे हो, या तो वो बैट्समैन है या तो वो बॉलर है। और अगर वो ऑलराउंडर है तो जिस तरह से ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें तो कोई एक चीज़ रह जाए वही बहुत बड़ी चीज़ होगी। आप कैसे चला रहे हैं? एक खिलाड़ी जो कि बैटिंग ऑलराउंडर कहा जाता है, एक खिलाड़ी जो कि पूरे आईपीएल में बैट्समैन के प्योर बैट्समैन के रूप में खेलता है, वो 8 नंबर पर बल्लेबाजी करने आ रहा है। अगर वो ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर है, तो कम से कम बॉलिंग ऑलराउंडर से ऊपर आएगा। बिल्कुल। लेकिन वो 8 नंबर पे आता है। ठीक, एक मैच में उसकी बैटिंग नहीं आती क्योंकि उसको 8वें नंबर पर रख रखा था हमने, दूसरे मैच में 8वें नंबर बैटिंग आती है और वो पहली गेंद पे आउट हो जाता है। तो हम इस तरह से अगर अपने ऑलराउंडर्स को प्रमोट कर रहे हैं तो ये प्रमोशन मुझे नहीं समझ में आता है। उसके बाद आप एक गेंदबाज जो कि पूरे सीजन सिर्फ गेंदबाज के तौर पर खेलता है, उसको कह रहे हो कि वो बैटिंग कर लेता है, हम उसको ऑलराउंडर बना रहे हैं। वो फिर भी एक बार चलता है कि आप ऑलराउंडर बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर अगर आप उसको उस बॉलर को एज ऑलराउंडर बनाने की कोशिश कर रहे हो या उसकी बैटिंग का आप इस्तेमाल करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप कुछ ऐसे खिलाड़ी जो कि बैट्समैन हैं उनको नीचे करके उसको अगर 4 नंबर 5 नंबर पर खिलाएंगे तो उससे बहुत कुछ हासिल नहीं होगा। आप उसको वही चाहते हो ना कि 8वें नंबर पर एक बल्लेबाज मिले, तो उसको उसी जगह पर खेलने दीजिए। तो वो सारी चीज़ें किस तरह से मैनेज हो रही, हमको इतना ऑब्सेशन हो गया कि हमें 3 ऑलराउंडर खिलाने हैं। उसकी वजह से कल के मैच में जो हुआ है वो देखिए आप कि 3 गेंदबाज जो प्योर गेंदबाज थे, उसके अलावा बाकियों को हमें छुपाना पड़ रहा था या किसी तरह से बचाना पड़ रहा था। उन्हीं 3 से हम ये कोशिश करते रहे कि कैसे हम इंग्लैंड पर काबू पा जाएं, कैसे हम इंग्लैंड को दबोच लें। उन्होंने तो आधी करीब टीम निकाल दी, लेकिन उसके बाद हमारे पास गेंदबाज ही नहीं थे। वो सिर्फ डिफेंसिव गेंदबाज थे जो आपको किसी तरह से वो अपने कोटे के 5-7 ओवर निकाल के दे देंगे। और उसके बाद एक ऑलराउंडर को आप जिसको आप ऑलराउंडर बना के खिला रहे हैं, जिससे आप कभी भी 10 ओवर नहीं कराते हैं, वही वॉशिंगटन सुंदर जिनसे अब ये दिखता है कि वो एक डिफेंसिव ऑप्शन है, बहुत ही डिफेंसिव ऑप्शन है बॉलिंग का। और कहीं भी वो न तो T20 में 4 ओवर पूरे करते हैं, न ही वनडे में 10 ओवर पूरे करते हैं। वही वॉशिंगटन सुंदर 5 साल पहले 6 साल पहले T20 में ओपनिंग बॉलिंग करते थे और बहुत ही कंजूसी से बॉलिंग करते थे। 6 का इकॉनमी भी नहीं होता था उनका, जहाँ गेंदबाज 7-8 के इकॉनमी से रन खा रहे होते थे, वहाँ वो 5-5.5 की इकॉनमी से रन देकर निकल जाते थे और विकेट भी काट ले जाते थे। अटैकिंग ऑप्शन तब भी नहीं थे वो, लेकिन एक बेहतर ऑप्शन थे। अब उनको आपको छुपाना पड़ता है, कहीं से बीच में कोई मौका मिले तो हम उनको ओवर निकलवा दें। कल के मैच में वो उनको हैमस्ट्रिंग हुई, वो बॉलिंग के लिए नहीं उपलब्ध थे, फिर आपके पास कोई विकल्प का वैसा रह ही नहीं गया। तो वो कम से कम इस पर सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह की टीम बनाने जा रहे हैं, किस तरह का 2027 देख रहे हैं, वो भी देखना पड़ेगा। इस तरह से तो बहुत मुश्किल लगती है कि अगर आप अभी सबसे पहले तो कोशिश ये कि किसी तरह से जो बर्डन जिसकी गाहे बगाहे आती है, अभी कल हालांकि शतांशु कोटक ने कह दिया कि बातचीत है, सब कुछ है, कम्युनिकेशन प्रॉपर है, लेकिन वहीं उसी मैनेजमेंट से निकले हुए लोगों की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि दोनों में बातचीत नहीं है। मतलब कोच और टीम का सबसे सीनियर खिलाड़ी के बीच में बातचीत नहीं है, और उस खिलाड़ी का जिसको कि आप टीम में मिसफिट करने पर लगे हो, लेकिन वो कहीं से दिखता नहीं है कि मिसफिट है, वो आपको हर मैच में परफॉर्म करके दे रहा है। आप उसके एक्सपीरियंस का जहाँ फ़ायदा उठा सकते हो, वहाँ अगर टीम में इस तरह का अगर धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं से कुछ तो है, कहीं ना कहीं कोई आग है।
कितनी बातचीत है, क्या बातचीत है, अगर आप उसको सिर्फ पोस्चरिंग करते रह जाएंगे तो उस एक्सपीरियंस का आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने अभी T20 सीरीज़ में देखा इंग्लैंड में कि मैक्सिमम टीम ऐसी थी जिसके लिए पहली बार वहाँ पर कंडीशंस थी। तो जब आप पूरी वैसी टीम खड़ी कर लेंगे और साउथ अफ्रीका में जाएंगे तो वहाँ इससे भी मुश्किल हालात होंगे। तो उस जगह पर कुछ सीनियर खिलाड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा मत करिए कि उन सभी को बाहर करने का पूरा ठेका लेके बैठ जाइए, तो वहाँ पर आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। कोशिश ये करनी पड़ेगी कि जो आपके साथ एसेट बन सकता है उस एसेट का इस्तेमाल करें। अगर जो इतना बड़े ईगो ना हो जाए कि वो टीम को नुकसान करने लगे, वो देखना पड़ेगा। अब बहुत समय है नहीं आपके पास, 12-14 महीने का कुल समय है। अगले साल अक्टूबर में टूर्नामेंट होना है, उससे पहले जो कुछ ओवरहॉलिंग करनी है आपको अभी कर लेनी पड़ेगी ये सीरीज़। इसके बाद आपको बहुत मौके मिलेंगे नहीं। अच्छा जयदेव जी, यहाँ आपने कोच की बात कही, तो क्या रोहित शर्मा के लिए जो कहा जा रहा है कि वो संन्यास ले सकते हैं, क्या गौतम गंभीर फैक्टर इसमें बहुत बड़ा फैक्टर बन के आ रहा है? क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पे तो यही चल रहा है। अगर हम इंस्टाग्राम की बात कर लें, ट्विटर की बात कर लें, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात कर लें, वहाँ यही कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर है संन्यास लेने में। क्योंकि देखिए परफॉर्मेंस आप ऐसे खिलाड़ी के जो इतना दिग्गज खिलाड़ी है उसने आपको चैंपियन बनाया है, अगर वो 1-2 बार संघर्ष करता हुआ आपको नजर आता है, आप ये कह दें कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं इसलिए हम उनको ड्रॉप कर देंगे, कहीं ना कहीं ये तर्कसंगत नहीं लगती है। नहीं, देखिए एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि रोल्स में कितनी क्लियरिटी है। अगर रोल्स की क्लियरिटी होगी तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। यही रोहित शर्मा 2023 में उनका एक क्लियर रोल था कि आना है, अटैक करना है, शुरुआती 10 ओवर में जितना अधिक से अधिक कैपिटलाइज कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। उस हो सकता है उसमें मैं 2-4 बार आउट भी होऊंगा, लेकिन अगर वो क्लिक कर गया तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दूंगा कि आगे बाकी टीम के लिए एक बड़ा टोटल खड़ा करना आसान हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो कप्तानी से हटे, उनके रोल की जो क्लियरिटी है, या तो उस रोल में क्लियरिटी नहीं है या उनकी खुद में वो क्लियरिटी नहीं है कि मुझे किस तरह से खेलना है। वो उनका अप्रोच डिफेंसिव हो गया है, वो संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। उनकी कोशिश होती है कि मैं खड़े होकर खेलूँ, टिक कर खेलूँ, जबकि उनका वो नेचुरल गेम है नहीं। तो वहाँ पर वो एक अलग तरह का द्वंद्व दिखाई दे रहा है। आप रोहित शर्मा 18वें ओवर 17वें ओवर में आउट हों और वो सिर्फ 26 रन बनाकर आउट हों, 30-40 गेंदें खेल लेने के बाद 26 रन बनाकर आउट हों, इस तरह के मौके हमने बहुत कम देखे हैं। जहां वो 15-20 गेंदें खेली उन्होंने, उसके बाद वो एक लॉन्च पैड हो जाता था उनके लिए और उसके बाद वो बहुत तेज़ी से चीज़ों को अपनी तरफ मोड़ देते थे। इसलिए शायद उनको हिटमैन भी कहा जाता है। और इसी वजह से उन्होंने 200-250 रन बनाए हैं एक इनिंग में। तो अगर वो 18 ओवर खेल के इस तरह संघर्ष कर रहे हैं, पिछले मैच में भी वही स्थिति थी, इस मैच में भी वही स्थिति, तो वहाँ पे लग रहा है कि शायद कुछ न कुछ इश्यूज तो हैं। अब आप रोहित शर्मा की फिटनेस की हमेशा बात होती है, लेकिन इस सीरीज़ में वो पहले से ज़्यादा फिट दिख रहे हैं, लेकिन वो फिटनेस वो परफॉर्मेंस में नहीं है। तो परफॉर्मेंस में नहीं है तो या तो वो क्लियरिटी नहीं है, या तो ये पहले से बता दिया गया, या तो अभी बताया गया, इस मौके का इंतज़ार था कि कैसे वो फेल हों और फिर जो है चीज़ों को इस तरह से वो मैच ख़त्म होता नहीं है कि ये रिपोर्ट आती है। तो इसका मतलब बहुत कुछ पीछे से चल रही चीज़ें थी, उसको केवल उस पर्दे को केवल खींचा गया है आपको दिखाने के लिए। अच्छा, एक एज फैक्टर भी कहा जा रहा है, 39 साल के अभी वो हैं, 2027 तक 40 के हो जाएंगे, तो उस फैक्टर को लेकर भी बात चल रही है कि क्योंकि उनकी एज हो जाएगी, उस एज में वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। वही अगेन परफॉर्मेंस पे ही बात आ जा रही है। तो क्या एज फैक्टर भी यहाँ डिपेंड कर रही है इस पूरे मामले में? देखिए, एज फैक्टर की जो बात है मैं उस पर बहुत बिलीव नहीं करता हूँ। एक खिलाड़ी 43 साल की उम्र में IPL में आके खेलता है और परफॉर्म करता है। एक डेविड हसी, माइक हसी अपने 35 साल के आसपास पहुंचने के बाद टीम में आते हैं और कुछ कर जाते हैं। 43 साल की उम्र में मिसबाह उल हक अपनी टीम को फाइनल तक लेकर जाते हैं। तो वो आप ये कहोगे कि तब और अब क्रिकेट में बहुत बदलाव आ गया है, लेकिन उस बदलाव के साथ में बहुत सारी चीज़ें बदली भी हैं। उस खिलाड़ी ने अपने को भी तो सीमित किया ना। अब उनके पास इतना वर्क प्रेशर नहीं है, उन्हें सिर्फ वनडे खेलना है, ना वो T20 खेल रहे हैं, ना वो टेस्ट खेल रहे हैं, तो वहाँ पर उनके पास उतनी ब्रीदिंग स्पेस है। लेकिन हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो उनकी बॉडी कितना अलाउ कर रही है वो देखना पड़ेगा। और उसके साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि जब इसके पहले वो एक मुझे सबसे ख़राब चीज़ जो दिखती है कि आप एक सीरीज़ पहले ये कहते हो कि ये हमारे रोड मैप का हिस्सा है, ये हमारे 27 के प्लान का सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सबसे पिलर्स हैं, और एक सीरीज़ के बाद अगली सीरीज़ जो शुरू होती है उसमें आप ये कहते हो कि ये संन्यास लेने जा रहे हैं। तो ये जो बहुत सारा विरोधाभास है वो कहीं ना कहीं नुकसान कर रहा है, टीम को भी नुकसान कर रहा है, और जो हम आप देखने वाले हैं
उनको भी फिर ये चीज़ें ख़राब दिखती हैं। आप एक समय कहते हो कि संजू बहुत सेल्फलेस प्लेयर है, हम उसको बैक कर रहे हैं, और फिर एक सीरीज़ के बाद ही आप ये कहते हो कि हमको एक खिलाड़ी को मौका देना था, इसलिए वो परफॉर्म नहीं करे इसलिए बाहर कर दिया आपने। उसके बाद उस सीरीज़ अगली जो सीरीज़ होनी होती है उनसे भी बाहर कर दिया, और कह रहे हो कि आप आराम दे रहे हो। इस तरह का आराम बहुत सवाल तो खड़ा करता है खिलाड़ी के मन में, और पूरी टीम के मन में भी एक वो आएगा कि जो संजू के साथ हुआ, जो सूर्य कुमार यादव के साथ हुआ, जो अब रोहित शर्मा के साथ हो रहा है, कहीं अगला नंबर मेरा तो नहीं, हर किसी के उसमें आएगा। जिस तरह से हर सीरीज़ से पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा विराट कोहली का वो किया जा रहा था, अब रोहित के जाने के बाद इतना ज़्यादा फोकस विराट कोहली पे होगा कि अगर उनके 2 मैच खराब गए तो तुरंत वहाँ भी उंगलियाँ शुरू हो जाएंगी उठना। रन बनाना इंडियन कंडीशन में, रन बनाना, अफ़गानिस्तान के खिलाफ शतक बना लेना, उसके बाद इंग्लैंड में उसी के उस पर वहाँ पर जाके बनाना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस दिखा है आपको, T20 में भी दिखा है और वनडे में भी दिखा है कि खिलाड़ी किस तरह से खेल रहे हैं, किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं। तो आपको वो भी देखना पड़ेगा। आप एक खिलाड़ी को जो कि रणजी में बहुत सारे रन बनाता है, उसको ये कहते हो कि वो सिर्फ सब कॉन्टिनेंट के हिसाब से उसकी टेक्निक है, आप उसको ऑस्ट्रेलिया ले जाते हो, वहाँ पर किसी तरह से एक आध मैच में खिलाते हो, नहीं खिलाते हो, फिर एक ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है कि उसके बाद उसको ऐसा टीम से बाहर करते हो कि वो आज तक वापस नहीं आया, आएगा भी आगे कि नहीं पता नहीं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती हैं, टीम के एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर रही हैं, और वो आपको प्रदर्शन में भी दिख रही हैं। चलिए, क्योंकि जब आप रोहित शर्मा और विराट कोहली की बात करते हैं तो मुझे वो फ्रेम याद आता है जिसमें रोको कहा जाता है दोनों को। चलिए, अब यहाँ देखते हैं कि आखिर क्या रोहित शर्मा सही में संन्यास लेने वाले हैं या नहीं, क्योंकि देखिए BCCI ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, ना रोहित शर्मा ने इस पर कहा है, मगर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जो तीसरा वो मैच खेलेंगे उसके बाद वो संन्यास ले सकते हैं। अब ऐसे में दर्शकों से ये सवाल है कि आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा सही में संन्यास लेने वाले हैं, और अगर लेने वाले हैं तो आपको क्या लगता है क्या होंगे वो बड़े फैक्टर्स जिस वजह से रोहित शर्मा अभी फैसला लेने वाले हैं? कमेंट सेक्शन पे हमें इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। बाकी ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमारे उजाला के साथ लगातार जुड़े रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।